फ्रेंड्स, मैं हूं रंजन एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 9 है। हमने 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम पहले जो वीडियो लाते थे वहाँ पे 10 क्वेश्चंस लाते थे, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन लाए। आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस का सीरीज लाए हैं, जो कि बहुत डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन। हमारे आज के पहले क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू चेक लर्नर्स परफॉर्मेंस ग्राफ, ग्रेड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे जब भी हम असेसमेंट को देखते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है। जैसे यहाँ पे दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे एक टीचर पढ़ाता है और उसी समय जो भी पढ़ा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये होगा डूरिंग इंस्ट्रक्शन। डूरिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है वही होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो भी पूछा जाता है वही होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव का मतलब क्या है? सम्मेटिव असेसमेंट वही है जो इंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब लास्ट में स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट, वो क्या क्या सीखा है उसके बारे में जो टेस्ट किया जाता है वही होता है सम्मेटिव असेसमेंट। तो चेक करते हैं उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। चेक लर्नर्स परफॉर्मेंस ग्राफ। एक जो लर्नर्स का परफॉर्मेंस ग्राफ होता है उसको चेक करेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। ग्रेड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यदि ग्रेड कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल अचीवमेंट को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सम्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड है एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो सकता है। तो बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट्स को, जब भी हम पढ़ा रहे होंगे तभी क्या होगा, उनका लर्निंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा और एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है? हेल्प्स इन एक्वायरिंग टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल को एक्वायर करने के लिए ये सहायता होता है। या फिर इन अंडरस्टैंडिंग मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, किस किस मेथड से कर सकते हैं उसको समझने के लिए। या फिर अपग्रेडिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट होता है उसके बारे में कुछ ज्ञान अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा सही आंसर? जब हम देखेंगे सभी आंसर, ये सभी ही सही है। ठीक है, टीचिंग स्किल को एक्वायर करते, एक टीचर को क्यों ट्रेनिंग चाहिए? टीचिंग स्किल को वो एक्वायर करेगा, वो जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेथड्स को ठीक से समझेगा और फिर उसका जो कंटेंट नॉलेज है उसको अपग्रेड करेगा। ये सभी होगा आपका आंसर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रामा इज सुटेबल फॉर टीचिंग। ड्रामा पढ़ाने के लिए वो एक अच्छा तरीका है, क्यों? हिस्ट्री, साइंस या फिर लैंग्वेज के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? देखो, ड्रामा में क्या होता है, एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए ये है एक माध्यम होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, साइंस भी, इससे हम साइंस के बारे में भी बहुत अच्छे तरह से ज्ञान ले सकते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज होता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर कोई ड्रामा में, जो ड्रामा हम करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा हिस्ट्री,
साइंस लैंग्वेज मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबोव। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग इज। टीचिंग में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या है? फीलिंग ऑफ लव फॉर चिल्ड्रेन, ए सेंस ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड, ए सिक्योर्ड मॉनेटरी गेन, या फिर ए सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लर्नर्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। देखो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सहायता होता है। जैसे सिर्फ लव फॉर चिल्ड्रन नहीं होता, ए सेंस ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस तो होता है, ये ठीक है एक तरह से। ए सिक्योर्ड मॉनेटरी गेन, मॉनेटरी गेन ये तो पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा है जो लर्नर्स ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे कि मेंटल होता है, मोरल होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट से क्या होता है? बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है एक स्टूडेंट्स का। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन का जो पर्सनैलिटी होता है वो किसका रिजल्ट होता है? अपब्रिंगिंग एट होम, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली एनवायरमेंट, या फिर ओनली हेरिडिटी। देखो हम यहाँ पे समझेंगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या होता है। हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी को हम क्या कह सकते हैं? हेरिडिटी को हम नेचर कह सकते हैं, एनवायरमेंट को नर्चर कह सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? हमारे पेरेंट्स से सब कुछ आता है, जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारा आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सब आ जाता है हमारे हेरिडिटी में। और एनवायरनमेंट से क्या आता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड, जो सब कुछ चाइल्ड को आसपास है और उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि फैमिली, यहाँ पे स्कूल, नाइबरहुड, मीडिया, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट है एक चाइल्ड का। तो यहाँ से ये बहुत कुछ सीख सकता है। और हेरिडिटी से भी बहुत सारा फिजिकल मेकअप, जैसे मैंने बोला हेयर ग्रो, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, ये सब आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में ये दोनों हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आपका ये जो पिछले क्वेश्चन था, यहाँ पे ह्यूमन का पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? बहुत अच्छे तरह से इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, या फिर एसे टाइप क्वेश्चन। देखो शॉर्ट आंसर टाइप मतलब एक ही शॉर्ट में आंसर देना, जैसे कि एक वर्ड और एक सेंटेंस में। ओपन एंडेड मतलब जितना भी लिख सको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताने हैं सिर्फ, ये है बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो शॉर्ट आंसर टाइम तो नहीं होता, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होता, ऐसे टाइप क्वेश्चन ये तो ऐसे में चला गया, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखो ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये कैसे होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। देखो टेस्ट दो टाइप का होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक रिटन टेस्ट है और एक ओरल टेस्ट है, ठीक है। रिटन टेस्ट फिर दो टाइप्स का होता है, जैसे रिटन एक ऑब्जेक्टिव भी होता है और ऐसे टाइप भी होता है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है वो रिकल टाइप भी होता है और रिकॉग्निशन टाइप भी होता है। रिकल में क्या करना है? सिर्फ याद करना है कि आंसर क्या होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है सिंपल रिकल और कंप्लीशन टाइप, कोई भी एक कंप्लीशन जैसे ऐसे देता है, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसे बोल रहा होता है इंस्ट्रक्शन में, ये रिकल टाइप में चला गया। रिकॉग्निशन क्या करना है? आपको दिया होगा और वहाँ पे रिकॉग्नाइज करके आपका सही आंसर आप बताओगे, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, एक सेंटेंस दिया होगा वहाँ पे आपको
वहाँ पे चूज करना है कि आपको सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिकॉग्नाइज ही करना है सेंटेंस को देख के। और जैसे मैचिंग टाइप, ऐसे ए बी ऐसे दे दिया होगा, ठीक है, कलम ए का कलम और बी का कलम ये दिया होगा और उसको मैचिंग करना होता है ए से बी से, क्या होगा सही आंसर। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है हमको कि कौन सा किसके साथ मैचिंग होगा, ठीक है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये भी रिकॉग्नाइज, ऑप्शन 4 ऑप्शन आता है, वहाँ से आपको सिर्फ चूज करना है, रिकॉग्नाइज करोगे सही आंसर और चूज करना है। एनालॉजी, रीअरेंजमेंट, ये सभी रिकॉग्निशन टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे ऐसे टाइप भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स और रेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, आप सोचोगे जो भी आंसर होगा वो आप अपने हिसाब से लिखोगे, जितना भी सेंटेंस होगा जितना भी पेजेस होगा आप लिखेंगे, ठीक है। और एक आता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स, जैसे कि होता है आपको सिर्फ राइट द आंसर इन 150 और 250 वर्ड्स ऐसे लिखा होता है ना, वही होता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका यहाँ से ठीक से देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा क्या था, ट्रू एंड फॉल्स टाइप। ट्रू एंड फॉल्स टाइप कहाँ पे आ जाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपका ट्रू फॉल्स में चला गया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज रिगार्डेड एज ए फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। उनमें से कौन सा चाइल्ड का पहला टीचर होते हैं, हेडमास्टर, क्लास टीचर, मदर या फिर ट्यूटर, कौन होते हैं। देखो हमारा फर्स्ट टीचर जो होते हैं, हमारा फर्स्ट टीचर जो भी होते हैं वो मदर होते हैं। मदर क्यों, देखो हम पहले जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में बढ़ते हैं, फैमिली में बढ़ते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मदर होते हैं, फादर, ऐसे ब्रदर सिस्टर बहुत सारे होते हैं कि नहीं। तो हमारा जो पहला टीचर होते हैं वो हमारा पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमको सारे चीज़ सिखाते हैं। तो यहाँ पे मदर हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हर स्टूडेंट्स शुड। एक टीचर हैं जो कि उनके बच्चे का अटेंशन को ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस टाइम क्या करना चाहिए टीचर को, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, पोस्ट से रिजाइन कर देंगे, या फिर फाइंड फॉल्ट इन हर लर्नर्स, स्टार्ट डिक्टेटिंग, या फिर इवेलुएट हर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। तो क्या करना चाहिए एक टीचर को यदि उसका टीचर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है क्लासरूम में, रिजाइन नहीं, फाइंड फॉल्ट स्टूडेंट्स में कोई फॉल्ट नहीं, स्टार्ट डिक्टेटिंग ये तो रूड टाइप का बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इवेलुएट हर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। जो टीचर होंगे यहाँ पे वो अपनी टीचिंग स्टाइल को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट लगे, उसका मन बना रहे क्लासरूम में, और वो ठीक से अटेंशन मतलब ध्यान देकर उसके टीचिंग स्टाइल को एंजॉय करे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन व्हिच ग्रुप और कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। ब्लैक बोर्ड को हम किस कैटेगरी के टीचिंग एड में इंक्लूड करेंगे, ऑडियो एड है, विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल एड, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखो ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, जब एक ब्लैक बोर्ड होता है हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ देख के ही हम यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे टीचर लिखते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं और उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये क्या होगा, ठीक सिर्फ विजुअल एड होगा, ठीक है। इसमें कोई ऑडियो होता है क्या, नहीं होता है, इसमें ऑडियो कोई नहीं निकलता है, ऑडियो विजुअल नहीं, जो जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होता है वहाँ उसे कहेंगे हम ऑडियो विजुअल एड। तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजुअल एड। देखो इसको समझते हैं ठीक से। टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, देखो ऑडियो विजुअल्स एड को हम 3 टाइप से में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे है
देखो यहाँ पे है आपका ऑडियो एड्स, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, ये है विजुअल एड्स। यहाँ पे ऑडियो एड्स है, ये विजुअल एड्स है, और ये है आपका ऑडियो विजुअल्स एड। ठीक है, ऑडियो एड्स में क्या होता है, सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कोई भी डिवाइसेस होता है जो कि सिर्फ ऑडियो ही वहाँ से निकलता है, जैसे कि कैसेट, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्ड, रेडियो, लैंग्वेज लेबोरेटरी जैसे हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, टैप रिकॉर्डर, कंप्यूटर्स, ये सभी ऑडियो एड्स में आ जाएंगे। विजुअल एड्स दो टाइप्स का होता है, फिर एक होता है प्रोजेक्टेड वीडियो, सॉरी विजुअल एड्स। यहाँ पे दो टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में क्या होता है, जैसे कि आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड एंड ट्रांसपेरेंसीज, फिल्म ट्रिप्स, ये सब आ जाते हैं प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में। और नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में आता है आपका पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, रियलिया मीन्स, यहाँ पे रियलिया एक वर्ड है, रियलिया मीन्स रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई भी फुटबॉल हो गया, ये रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रियलिया, इसको ठीक से ध्यान रखना। ये बहुत बार पिछले जो सारे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है मॉडल भी होगा, क्वेश्चनर हॉर्स, बोर्ड डिस्प्ले मतलब जो भी अभी यहाँ पे हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि व्हाइट बोर्ड होता है या फिर ब्लैक बोर्ड होता है, ये सारे। फिर आते हैं हमारे ऑडियो विजुअल एड्स। क्या होता है, कंप्यूटर से हम ऑडियो भी सुन सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस भी सारे होते हैं जो यूट्यूब से आप देख रहे होंगे, वहाँ पे टेलीविज़न, मूवीज़, ये सारे आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 +2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय मुदालियर कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर। देखो, ये जो 10+2+3 सिस्टम है, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये है, बट इसको रेकमेंडेड किसने किया है, तो इसको रेकमेंडेड किया है कोठारी कमीशन। क्या है कोठारी कमीशन, देखो कोठारी कमीशन एक कमीशन है जो कि बनाए गए थे 1964 में फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, ये जो 10+2+3 पैटर्न, ये डॉक्टर डी.एस. कोठारी के द्वारा रिकमेंडेड किए जाने वाला है। एक पैटर्न है जहाँ पे आप 1 क्लास से ये +3 तक, मतलब ग्रेजुएशन टाइम तक आप सारे यहाँ पे इस पैटर्न में चलता है हमारा टीचिंग स्टाइल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, एक अच्छा डिसिप्लिन क्लासरूम में बना रहे, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। एलो स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, या फिर डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली। देखो, डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली, ठीक तरह से उनको मतलब डील करना, जैसे पोलाइटली, फॉर्मली। हाँ, ये तो एक तरह से हो सकता है। देखो, एलो स्टूडेंट्स टू डू, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, अलो स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, हम स्टूडेंट्स को उनके पसंद के हिसाब से उनको अलग करेंगे, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। ठीक है, डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली हम डील नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी को जब देखोगे, इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करोगे आप क्लास में, तो उस टाइम देखोगे कि स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है।
तो ये ऑप्शन ए कट, डी भी कट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इनफॉर्मल एजुकेशन इज। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? देखो, एजुकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है इनफॉर्मल, और एक होता है फॉर्मल, और एक होता है क्या, नॉन फॉर्मल। 3 टाइप्स के एजुकेशन होते हैं। नॉन फॉर्मल एक होता है। फॉर्मल का मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जो सही टाइम के हिसाब से सही कोर्स और सिलेबस को ख़त्म करने का जो भी होता है, वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं। देखो, इसको डिटेल में समझे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में आप कोई भी, ये भी स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट ऐसा फिक्स्ड कोई भी नहीं होता नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन आउटसाइड द एनी इंस्टीट्यूशन, एनी स्कूल, एनी कॉलेज, ठीक है, जो हम हमारे सराउंड से सीखते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स ग्रुप, ये सारे होते हैं, वहाँ से जो सीखते हैं, जो लाइफ स्किल सारे, वही होते हैं हमारे क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? लाइफ लॉन्ग होता है। ये हम कोई भी टाइम किसी भी तरह से हम सीख सकते हैं, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ हम इंस्टीट्यूट में सीखेंगे। देखो, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, यहाँ पे समझते हैं ठीक से क्या होगा आपका। ये जो सारे 3 टाइप्स का जो होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन देखो, ये एक इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन होता है, आपने पढ़े हैं, जैसे आपका +2 हो गया, यूजी हो गया, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ये सारे हैं फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन द ग्रुप। आप ग्रुप में, आप सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं, आपके फ्रेंड से क्या सीख रहे हैं, आपसे, आपके फैमिली से क्या सीख रहे हैं, ये जो सीखते हैं हम, लाइफ लॉन्ग होता है ये। ठीक है, तो ये नो क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, जब देखेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा कोरिकुलर ट्रेनिंग जो लेते हैं, ठीक है, वही होता है। यहाँ पे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, टेरिबल एक्साइटमेंट, या फिर थ्रोइंग ऑफ टेम्पर टांटरम्स। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है? देखो, मेंटल हेल्थ मतलब माइंड से जो रिलेटेड है, माइंड से जो रिलेटेड है वो होता है मेंटल हेल्थ। जैसे माला एडजस्टमेंट नहीं होता है, हारमोनियस फंक्शन ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हारमोनियस फंक्शन ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। देखो, टेरिबल एक्साइटमेंट भी नहीं होगा, थ्रोइंग ऑफ टेम्पर टांटरम्स भी नहीं होगा। मेंटल हेल्थ का मतलब यही होता है कि ये हमारा हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, हम जो सारे पर्सनैलिटी है हमारा, वो एक अच्छा तरीके से जो काम करता है, वही होता है मेंटल हेल्थ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का, वो किससे कंसर्न होता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका कंप्यूटर, टीवी सेट, फ्लॉपी, स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है? देखो, नॉइस तो आउटसाइड होता है, ये साइकोलॉजी मीन्स हमारा यहाँ पे होता है माइंड से रिलेटेड।
ठीक है, तो नॉइस नहीं होगा। देखो एम्बिगुअस वर्ड्स भी नहीं होगा, ये कोई माइंड से नहीं ले। प्रीवियस नॉलेज नहीं। रॉन्ग परसेप्शन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा रॉन्ग परसेप्शन जो भी होते हैं वो कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ CABE। CABE का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो CABE क्या है? देखो CABE एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ये ओल्डेस्ट एंड हाइजेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है इंडिया के। ये इंडिया के ओल्डेस्ट एंड हाइजेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, जो कि क्या करते हैं, एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्या करते हैं, एडवाइज करता है किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फील्ड के एजुकेशन में। ठीक है, ये इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीज सिर्फ याद रखना है। एक है ये कब फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हुआ था, 1920 में, और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और एक बात है यहाँ पे, ये एक ओल्डेस्ट एंड हाइजेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए को करिकुलर एक्टिविटी। इनमें से कौन सा एक को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग ए क्विज ऑर्गेनाइज करना, ऑप्शन नंबर बी। पार्टिसिपेटिंग इन ए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, रीडिंग ए जर्नल इन द स्कूल लाइब्रेरी, डेपुटिंग ए स्टूडेंट फॉर ड्रामा कंपटीशन। देखो यहाँ पे जब क्विज ऑर्गेनाइज होता है, हमारा क्विज ऑर्गेनाइज होता है, ये एक को करिकुलर एक्टिविटी है कि नहीं? ये है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन ए कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये भी को करिकुलर एक्टिविटी में ऐड होता है कि नहीं? नेक्स्ट, रीडिंग ए जर्नल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ये देखो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जर्नल पढ़ेंगे आप स्कूल के लाइब्रेरी में। जब जर्नल पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का मतलब ये को करिकुलर एक्टिविटी हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, डेपुटिंग ए स्टूडेंट फॉर ड्रामा जो करते हैं, ये को करिकुलर में ऐड होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इवैल्यूएशन एक्सेप्टेंस। इवैल्यूएशन क्या होता है? हाउ फार द लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड, या फिर द वीकनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, या फिर रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक। देखो इवैल्यूएशन में ये सभी चीज आ जाएंगे, जैसे हाउ फार द लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारे हैं वो कितना अचीव हुआ है, कितना समझ में आया है स्टूडेंट्स को, ये होता है हमारा एक एम होता है इवैल्यूएशन करने का। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, क्या क्या कमी है, क्या क्या वीकनेस है हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में, इसको हम जानने के लिए ये इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक, यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को रेनफोर्स मिलता है, मोटिवेट होते हैं और उनको फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, ये भी सही होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन मीन्स। वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है एजुकेशन में? टू इनकुलकेट इन स्टूडेंट्स राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव वर्क फॉर लिविंग, टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल लाइफ एंड ऑल ऑफ द अबोव। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल लाइफ एंड
यहाँ पे होगा आपका आउटसाइड द स्कूल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क सही है, ये ऑप्शन देखेंगे। जब बी ऑप्शन को देखेंगे, पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या, ये जो ब्रिज जो होता है स्कूल लाइफ में और आर्ट स्कूल द स्कूल, ये उसके अंदर में एक ब्रिज, मतलब ये रिलेट करता है आउटसाइड द स्कूल एंड अंडर द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए चाइल्ड इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लासरूम द टीचर मस्ट। यदि एक बच्चा क्लासरूम में उसका इंटरेस्ट नहीं बना रहता तो एक टीचर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। गिव मोर होम असाइनमेंट, और ही ज़्यादा असाइनमेंट देंगे, होम असाइनमेंट देंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहेगा? नहीं, ये तो डिमोरलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएगा। रिपोर्ट टू पेरेंट्स को रिपोर्ट करेंगे? नहीं, इतनी छोटी बात पे हम पेरेंट्स को रिपोर्ट नहीं कर सकते। यूज टीचिंग एड्स यूज करेंगे, ठीक है, ये एक अच्छा लगा। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आंसर है। क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे बाय इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। जैसे कि हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनको क्लास एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। टीचिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का कैसे रहता है और कहाँ रहता है? लेक्चर मेथड में, टेक्स्ट बुक मेथड में, डिस्कशन मेथड में, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम में। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्या होता है जब हम क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं तो वो टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, लेक्चर मेथड में क्या करते हैं, टीचर सिर्फ क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और मीन्स पढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे क्या होते हैं, पैसिव मोड में होते हैं, उनका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होता। तो लेक्चर मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होगा, टेक्स्ट बुक को सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट टीचर का या स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे डिस्कशन होगा किसके बीच, स्टूडेंट्स के अंदर या फिर स्टूडेंट टीचर के साथ। तो ये क्या होगा, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्कशन मेथड। ऑडियो विजुअल में नहीं होता, क्योंकि ऑडियो विजुअल में क्या होता है, सिर्फ टीचर क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल दिखाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ देखते हैं, उनका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ए गुड टेक्स्ट बुक डोज नॉट हैव द क्राइटेरिया। एक अच्छा टेक्स्ट बुक कौन से क्राइटेरिया नहीं होता? लर्निंग फ्रेंडली, लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट, हाई कॉस्ट, या फिर इंटरैक्टिव लैंग्वेज। देखो यहाँ पे लर्नर फ्रेंडली, ठीक है। एक गुड टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए, लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट, ठीक, लॉजिक से सीक्वेंस के हिसाब से कंटेंट होना चाहिए, ये भी ठीक है। हाई कॉस्ट, देखो यहाँ पे हाई कॉस्ट एक आ गया नेगेटिव सेंस में, तो हाई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरैक्टिव लैंग्वेज, मतलब बहुत अच्छा लैंग्वेज जो कि वो जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ठीक से समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाई कॉस्ट। ये एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। स्लो लर्नर्स इन द क्लासरूम शुड बी। स्लो लर्नर क्लासरूम में
क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड, नेग्लेक्टेड, ट्रीटेड सिंपैथिकली, गिवन इजी असाइनमेंट। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? स्लो लर्नर क्लासरूम में कैसा होना चाहिए? मोटिवेटेड, नेग्लेक्टेड, ट्रीटेड सिंपैथिकली। देखो मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटेड सिंपैथिकली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेग्लेक्टेड तो नहीं होगा, गिवन इज असाइनमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द वर्स्ट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। सबसे बहुत ही वर्स्ट टाइप का क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव या फिर पार्टिसिपेटरी। देखो डेमोक्रेटिक को जब देखोगे या फिर डेमोक्रेटिक का मतलब बहुत ही क्या होता है, यहाँ पे टीचर सेंट्रिक नहीं होता, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो वही सिर्फ पढ़ाया जाता है उनके हिसाब से, ठीक है। कोऑपरेटिव मीन्स मिलजुल कर सब लोग पढ़ेंगे। पार्टिसिपेटरी मीन बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे बोथ टीचर का एंड स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, तो ये सभी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी ये तीनों ठीक है। लेकिन ऑटोक्रेटिक का मतलब बहुत डोमिनेंस, क्या होगा? टीचर यहाँ पे ऑटोक्रेटिक होंगे, मतलब सिर्फ टीचर ही जो कुछ पढ़ाएंगे वो सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना है? रिसीव करना है। मतलब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे 0, इनएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑटोक्रेटिक यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज बेस्ट सुइटेड सोर्स टू एक्वायर नॉलेज सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली जो नॉलेज होते हैं उसको एक्वायर करने में कौन सा एक बहुत अच्छा सोर्स होता? फ्रॉम अथॉरिटी से, बाय पर्सनल एक्सपीरियंस से, थ्रू साइंटिफिक मेथड से, या फिर बाय एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो हमारा जो भी कुछ नॉलेज होता है वो क्या होता है? हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जुड़ा होता है। जो हम कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले, जो सब कुछ हम मीट कर चुके हैं, जैसे कि हमारा जो सारे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की तरीका वहाँ से तो हम सीखे हैं। तो उससे हम क्या होता है? एक अच्छा नॉलेज डेवलप होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाय पर्सनल एक्सपीरियंस वी कैन एक्वायर ए गुड नॉलेज, सिस्टमेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पे बताइए, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।